नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में मैं आपको पहले बता दूं, ये क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं ये वीडियो लाइव पोस्ट करने की कोशिश करूंगी जिससे कि आपकी जो चैट है वो लाइव चैट में आ सके। और क्योंकि मैंने पहले से बता रखा है कि अगर किसी भी रीजन से आपको लाइव क्लास नहीं मिलती फिर भी आपको उसी टाइम पे क्लास मिलेगी। 5-10 मिनट इधर हो सकता है, तो उसी कोशिश में मैं ये क्लास पहले से रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ। फिलहाल आप अपने क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप लाइव चैट में जा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। और इसके सिवा आप पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं, अपने सही आंसर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल बिना कोई देर किए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीतिकाल पर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रीतिकाल पर। रीतिकाल यानी कि जिसे अलंकृत काल भी कहा जाता है, जिसे कि उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो इसके अन्य अन्य जो नाम हैं इन पर भी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, तो इन सभी को हम लेने वाले हैं। वीडियो को बिना जो है स्किप किए देखिएगा, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन है, और इनमें हमने रीतिकाल के पूरे लगभग सभी क्वेश्चन को समेटने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1500 से 1750 विक्रमी, 1600 से 1850 विक्रमी। कितना माना है ये आप लोग अपना आंसर टाइप कर सकते हैं ABCD करके। ABCD के माध्यम से आपका आंसर आ सकता है, और अगर ये आप लाइव चैट में इस समय हैं तो आप ज़रूर उसमें टाइप करें, क्योंकि मैं कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपका रिस्पांस देखूंगी और चेक करूंगी और वहाँ पे आंसर करूंगी। ठीक है, बाकी फ़िलहाल तो आप वीडियो में आंसर देख ही रहे हैं। तो अभी तक सबका आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि आ गया होगा। तो जो हमारा इसका आंसर है, यानी कि 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल का समय था, कितना समय माना गया रीतिकाल का? 1050 से 1375 विक्रमी। और बी है 1700 से, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ऊपर लेती हूँ, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो है 1700 से 1900 विक्रमी, और 1373 से 1700 विक्रमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार इसका उत्तर अब तक आ गया होगा। हम लेते हैं इसका सही उत्तर, जो कि है 1700 से 1900 विक्रमी, यानी कि संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक इसे ही रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और यही रीतिकाल का एक निर्धारित समय काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ये क्वेश्चन आपका LT 18 में पूछा गया। 2018 में जो LT का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल, इनमें से रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। उत्तर मध्यकाल को ये सारे नाम इसमें कहे जाते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, यानी कि श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अलंकृत काल भी कहा जाता है, रीतिकाल भी कहा जाता है, और मध्यकाल भी कहा जाता है। लेकिन इसमें से शुक्ल जी ने इसको कौन सा नाम दिया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर है। रीतिकाल जो है वो नाम शुक्ल जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही थी। हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधुओं का, रामकुमार वर्मा का, इनमें से किसका कथन है ये? तो ये आपको बताना है। 4 का बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि त्रिपाठी से, उन्होंने रीतिकाल का आरंभ माना है। बहुत से लोगों ने केशवदास को माना है, सिर्फ रामचंद्र शुक्ल को छोड़ करके। केशवदास को रीतिकाल का, जो उनकी रीति ग्रंथों की परंपरा केशवदास से रीतिकाल का प्रारंभ माना है, लेकिन शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी से माना है, क्योंकि उन्होंने केशव जी को भक्तिकाल का कवि माना है। भक्तिकाल के लास्ट में उनको माना है, और उन्हें रीतिकाल का कवि नहीं माना है। मतलब कुछ रचनाएं उनकी रीतिकाल से संबंधित है, लेकिन उन्होंने भक्तिकाल में ही रामचंद्रिका लिखी थी, इसलिए उन्हें भक्तिकाल के अंतर्गत वो रखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनमें से किसने कहा रीतिकाल को कला काल? ये बताना है। तो कला काल यानी कि नामकरण वाला प्रश्न है ये, तो किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है।
रीतिकाल को कला काल का नाम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो ये क्वेश्चन अभी जो हमने इसके पहले वाला सॉल्व किया उसमें भी इसी से मिलता जुलता ऑप्शन था, यानी कि किसने कहा था, तो वैसे ही नामकरण वाला प्रश्न ये भी है। तो इसमें क्या सही होगा? तो इसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल और आदिकाल को जय काल की संज्ञा दी है, जय काल कहा है। अगला है क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? श्रृंगार काल किसने कहा है? ABCD करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। किसने कहा है ये बताया जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो तो हम देने ही वाले हैं, लेकिन देंगे ही देंगे। लेकिन आप लोग उससे पहले अपने ज्ञान को थोड़ा सा यहाँ पर चेक जरूर कर लें कि कितना आप कितने स्कोर कर रहे हैं, यानी कितने क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। अगला है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है रीतिकाल को अलंकृत काल पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, LT 18 में भी है, TGT 13 में भी है, PGT 4 में भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर क्या है? तो ये है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला है क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को? किसे माना है? शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हम इसको ले चुके हैं। प्रवर्तक आचार्य किसे मानते हैं? तो मानते हैं C ऑप्शन, यानी कि चिंतामणि को। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार की रही है, या भक्ति की रही है, या शांत की रही है, या रौद्र की रही है? इनमें से किस रस की प्रधानता रीतिकाल में रही है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा A, यानी कि श्रृंगार की प्रधानता रही है। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता रीतिकाल के काव्य में रही है। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा कौन सा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही, यानी कि कोई एक ही जोड़ा सही होगा कवि और रचना का। ठीक है, तो रचना या रचनाकार का एक ही जोड़ा सही होगा। तो आपके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अब तक कि आप लोगों ने आंसर किया होगा, फिलहाल देखते हैं। तो A, चिंतामणि, काव्य प्रकाश की रचना, काव्य प्रकाश जो है वो चिंतामणि की रचना है। बाकी सभी जो है इसमें गलत ऑप्शन है, यानी कि गलत रचनाओं के साथ कवियों को सुमेलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगी। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। पहली तो ये है कि रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। दूसरी है रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। तीसरी है रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। चौथी है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें एक विशेषता जो है वो गलत है। आपके अनुसार इसमें से कौन सी विशेषता गलत है? ABCD इनमें से कोई भी ऑप्शन लिख करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आलंबन रूप में जो वर्णन वहाँ पर हुआ है वो नायिका भेद का वर्णन हुआ है, यानी कि रीति परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, ना कि प्रकृति को आलंबन रूप में वहाँ पर लिया गया है। इसी के साथ हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। इनमें से कौन सी काव्य भाषा का प्रयोग रीतिकालीन कवियों ने किया है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। इनमें से कौन सी बोली का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है?
तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेते हैं सी, यानी कि ब्रज भाषा में किया गया है। ब्रज भाषा में रीतिकालीन कवियों की जो भाषा रही वो ब्रज भाषा रही है। और इसके सिवा जो है कहीं कहीं फुटकर जो है थोड़ा बहुत जो और रूप मिलता है वो कहीं कहीं कुछ फुटकर रूप में, जैसे मैथिली मिल गई, या जो है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अवधी का प्रयोग थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसको हम एक रीतिकालीन भाषा के रूप में नहीं जान सकते। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। जैसे कि आपने भक्ति काल में देखा कि सबने दोहा चौपाई का प्रयोग ज़्यादा किया है, तो वैसे ही रीति युगीन जो कवि रहे हैं इनका सर्वाधिक प्रिय छंद इनमें से कौन सा रहा है? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय, इनमें से कौन सा रहा है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है सवैया। सवैया ज़्यादा लिखे गए हैं रीतिकालीन कवियों के द्वारा। सवैया, जैसे घनानंद की बात करें, उन्होंने लिखा कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत है जो जो निहारिये। ये क्या है? सवैया है। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कवित्व का प्रयोग ज़्यादा किया केशोदास जी ने। बाकी लगभग सभी रचनाएं, ऐसा नहीं है, छप्पय भी लिखे गए, चौपाई भी लिखी गई, दोहा भी, लेकिन अधिकतर जो है वो लिखा गया तो सवैया था। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है? तो सही आंसर लेते हैं। सही आंसर है ए, नायिका भेद इनमें हुआ है और श्रृंगार रस का विवेचन हुआ है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि इस काल में जो सर्वाधिक रस प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया श्रृंगार रस, और नायिका भेद वर्णन इसमें इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से, ये बताना है। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चीत स्वामी, बिहारी मतिराम, घनानंद भूषण, मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जायसी मंझन, विद्यापति चंद्रवरदाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ रीतिकालीन कवियों को दर्शाता है, ये आपके अनुसार कौन सा होगा? सही ऑप्शन है आपका बिहारी मतिराम, घनानंद भूषण। ये चारों जो है रीतिकालीन कवि हैं। बाकी अगर देखा जाए ऊपर जो पहला ऑप्शन है ये आपके भक्ति काल वाले कवि हैं। ये जो हैं मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, ये सब द्विवेदी युगीन कवि हैं। जायसी मंझन जायसी मंझन जो है वो भक्ति काल के हैं। विद्यापति चंद्रवरदाई ये मिश्रित वाला ऑप्शन है, ये दोनों जो है आपके आदिकाल के हैं। अगला है निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। जन्म काल के अनुसार इनका क्रम बताना है। घनानंद, ठाकुर, रसलीन और रहीम का। तो इनके जन्म सन तो याद रखना मुश्किल है, इतने सारे कवियों का जन्म सन जो है वो याद नहीं रखा जा सकता किसी भी तरह से। तो इनको जो है जब आप पढ़ें तो इनको मतलब बड़े से छोटे के क्रम में पढ़ें, यानी कि बड़ा कौन है उसके बाद वाले कवि को लें, उसके बाद वाले, इस तरह से आपको लेना है, तभी आपको ध्यान रहेगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा, और उनके बिना जन्म सन याद किए आप उनके क्रम को याद कर सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अब क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर अगर देखा हो तो रहीम जो है वो भक्तिकालीन कवि हैं, है ना, इन्होंने भक्ति काल में रचनाएं की हैं। और घनानंद, रसलीन, ठाकुर ये सभी जो हैं आते हैं आपके इसमें क्या कहते हैं, ये रीतिकालीन कवियों में, जिनमें कि ठाकुर सबसे छोटे हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आपने कहीं भी अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा ठाकुर हैं या पद्माकर हैं, ये सभी जो है लास्ट में आते हैं कवि, तो इनका क्रम जो होगा वो बाद में ही होगा। तो इस तरह से इसको गैस कर सकते हैं बिना जन्म सन याद किए। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनमें से आपको असत्य कथन चयन करना है। तो असत्य कथन चयन करने के लिए सबसे पहले तो हम असत्य को ही अंडरलाइन कर लेते हैं कि यानी कि हमसे कहीं ये गलती ना हो जाए कि हम सत्य वाले कथन को चुन लें।
तो असत्य कथन को चुनना है। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने जो लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये तो बिल्कुल 100% ट्रूथ है, यानी कि सत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, बिल्कुल हैं। और केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो ये कथन आपका असत्य होगा, क्योंकि जो केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, ना कि रीति मुक्त काव्य धारा के। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अगर आपने डी लगाया है तो आपका ये सही होगा। अगला है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं खुसरो, रहीम, पलटू दास, मतीराम। इसमें से रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन आते हैं? तो इनमें जो नाम है वो है मतीराम का, क्योंकि खुसरो हैं वो आदिकालीन कवि में आते हैं, रहीम पलटू दास ये भक्तिकालीन कवि हैं, और मतीराम जो हैं वो आपके रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, मतीराम की भाषा है बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। इनमें से कौन सी भाषा मतीराम की भाषा मानी जाएगी? आपके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है साहित्यिक ब्रज भाषा, और ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं जिन्होंने की साहित्यिक ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रसचंद्रिका। इनमें से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा रचित है? तो ये बताना है आपको। ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि इसमें आपका आंसर होना चाहिए। ABCD में आपको जो सही लगता है, नहीं आता है तो गेस करें, अगर आता है तो आपको इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये इनका है या नहीं है। चलिए सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर है ललित ललाम। ललित ललाम जो है वो मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला है क्वेश्चन, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि में, रीति मुक्त कवि में, रीति सिद्ध कवि में, या स्वच्छंदतावादी कवि में? तो केशवदास को किस वर्ग में रखना चाहिए ये बताना है। तो ये जो ऑप्शन सही है इसमें वो क्या होगा? अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, इन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें रीति को नज़र रखते हुए, रीति को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने रचनाएं की हैं, यानी कि रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो इस आधार पर इन्हें रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला है, रामचंद्रिका के कवि कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है? तो केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, इनमें से कौन? तो रामचंद्रिका लिखने वाले जो हैं वो केशवदास हैं। और आपको एक विशेष बात बता दें इसमें जो है रामचंद्रिका के विषय में, कि ये रचना जो है वो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशवदास जी ने मात्र एक रात में इसकी रचना की थी। और इसमें जो है 39 प्रकाश हैं। ठीक है, 39 प्रकाशों में ये रचना लिखी गई, और इसमें रामचंद्रिका को केशवदास जी ने श्री रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में इसको रचा था। ये विशेष तथ्य है जो कि आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। अगला है, रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बिहारी को, भूषण को, घनानंद को, या केशवदास को? किसे कहा जाता है? आपका उत्तर अब तक आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये क्वेश्चन है, तो आप सभी का उत्तर अभी तक यानी कि आंसर आ चुका होगा। तो क्या है? तो केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? आपको ये बताना है। तो कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो ये नहीं है, यानी कि भाषा भूषण। बाकी सभी केशव के हैं। रामचंद्रिका भी इनकी है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता, ये सभी इनके हैं। केशवदास का जो ग्रंथ नहीं है वो है भाषा भूषण। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण को, केशव को, देव को, पद्माकर को? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। वैसे तो ये प्रश्न जो है TGT 2001 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आता है, यानी कठिन काव्य का प्रेत जो है शुक्ल जी ने किसको कहा था, तो यहाँ पर आएगा तो केशव को। लेकिन इसमें भी विवाद है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत इन्हें नहीं कहा, क्योंकि इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, उसमें ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा हो। हाँ, उसमें ये जरूर मिलता है कि केशव को हृदयहीन कवि कहा गया है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हृदयहीन कवि कहा है। मगर ये प्रश्न पता नहीं कैसे और कहाँ से शुक्ल जी को हाईलाइट करता है कि शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, यानी कि केशव में कवि हृदय था ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी के ये वचन है कि केशवदास में कवि हृदय था ही नहीं। और या तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हृदयहीन कवि कहा उन्होंने।
तो इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशव ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। तो इसमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है इनकी, अनेकार्थ मंजरी इनकी नहीं है, बाकी सभी रचनाएं इनकी हैं। अगला है, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास। इनमें से कौन है जो कि विज्ञान गीता जिन्होंने लिखी है वो है केशवदास जी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताना है। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये हैं केशव दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। रसिक प्रिया, केशवदास, हित तरंगिणी, कृपाराम, रस पीयूष निधि, सोमनाथ, रस रत्नाकर, सुरति मिश्र। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि हिंदी की जो रस रीति परंपरा का प्रस्थान हुआ वो किस ग्रंथ से हुआ है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रस्थान ग्रंथ किस रचना को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रसिक प्रिया केशवदास को। कहीं कहीं हित तरंगिणी भी मिलता है, हित तरंगिणी कृपाराम भी मिलता है, लेकिन रसिक प्रिया केशवदास को सर्वमान्य मत मिला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो ये कृति है केशवदास की। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? ध्यान रखिएगा, छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जा सकता है? रामचरितमानस को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को, पृथ्वीराज रासो को। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन यानी कि रामचंद्रिका होगा। अगला है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? रहीम, आचार्य केशवदास, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन है? तो ये है बी ऑप्शन यानी कि केशवदास जी ने लिखा जहांगीर जस चंद्रिका। अगला है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं कबीरदास जी के द्वारा, केशवदास जी के द्वारा, रहीम के द्वारा या तुलसी के द्वारा। जदपि सुजाति सुलक्षणी, आप अगर इस लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखें, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित, बहुत बार पूछी जाने वाली ये पंक्ति है। इसको आपको, इसके रचनाकार को ध्यान ही रखना है, याद ही रखना है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम रीतिकाल पर पहुंचे तो रीतिकाल के ही सारे प्रश्नों को ले रहे हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, तो आप अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। फिलहाल हम चलते हैं केशवदास, इसका सही ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। इनमें से किसका है? भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। तो ये कथन भी यानी कि ये पंक्ति भी केशवदास की है, जो कि बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया उनका सही ऑप्शन है। अगला है, भूषण के बारे में कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। इनमें से क्या नाम था भूषण का? तो सही ऑप्शन जो है वो है घनश्याम। घनश्याम यानी कि भूषण का जो वास्तविक नाम था वो था घनश्याम। अगला है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या आश्रयवादी काव्यधारा। इसमें किस काव्यधारा के कवि हैं भूषण? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा में भूषण भी आते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत। अगला है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र ने। इनमें से कोई नहीं। किसने प्रदान की थी? तो ये थी प्रदान की थी भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी सोलंकी राजा रुद्र ने। और मुझे लगता है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं 10:30 बजे शायद आपको क्लास नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी से इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। 40 क्वेश्चन ही ले पाएंगे यहाँ पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है सी यानी कि छत्रसाल। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। किसने लिखी है? तो रीतिकाल के उस कवि का नाम बताना है जिसने कि वीर रस में कविता लिखी है, तो ये नाम है भूषण। आपको पता होना चाहिए कि रीतिकाल में भूषण हैं जिन्होंने कि वीर रस में रचनाएं की, जबकि रीतिकाल का जो प्रतिनिधि रस है
वो है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस उसका प्रतिनिधि रस है पूरे रीतिकाल का, लेकिन उन्होंने भूषण ने वीर रस में रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण को, सूदन को, लाल कवि को, रहीम को, किसे कहा है? तो इन्होंने कहा है भूषण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। सी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हैं। अगला है महाकवि भूषण की रचना है कौन सी है? रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। इनमें से कौन सी रचना महाकवि भूषण की रचना है? तो ये रचना है किसकी? छत्रसाल दशक के नाम से इन्होंने राजा छत्रसाल के ऊपर ये लिखी थी रचना। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो इसमें से कौन होंगे? तो इन्होंने यानी कि भूषण ने रचना की है शिवराज भूषण के नाम से, जिसमें कि शिवाजी महाराज का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। अगला है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवजी, शिवाजी, महादेव, बालाजी। इसमें से क्या अर्थ है? तो जो ये शिवा यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ है शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यानी शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज के इन्होंने ये आश्रित कवि रहे हैं, तो इन्होंने उन दोनों पे रचनाएं की हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों ही एक से बढ़कर एक है, तो किसको बखानूं और किसको छोड़ूं। अगला है क्वेश्चन भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूसर उल्लास। इनमें से कौन सा है? तो जो इन्होंने अलंकार निरूपक ग्रंथ जो लिखा है वो कौन सा है? अलंकार निरूपक ग्रंथ यहाँ पर पूछा जा रहा है। 46 नंबर का आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, यानी कि शिवराज भूषण में अलंकार निरूपण किया गया है। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो ये मिलता है अलंकारों का। अगला है देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो ये थे इटावा जिले के, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला है रीतिबद्ध कवि देव हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। देव जो है वो किस वाद को मानने वाले किस तरह के कवि हैं? तो ये हैं रसवादी कवि। और अगला क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। किसकी रचना है अष्टयाम? तो इसका जो आंसर होगा वो भी आपका आंसर होगा देव, यानी कि अष्टयाम लिखा देव ने। जबकि आप सोच रहे होंगे कि नाभादास ने भी अष्टयाम लिखी है तो देव को ही कहा जा रहा है, लेकिन देखिए नाभादास ने तो लिखी ही है, लेकिन जो कि रीतिकालीन कवियों में देव ने अष्टयाम लिखी है। तो अगर आपको ऑप्शन में नाभादास मिलते, देव नहीं मिलते, तो आप अष्टयाम नाभादास को लगाते, लेकिन देव है नाभादास नहीं है तो आप देव को लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अष्टयाम जो है वो देव ने भी लिखी है। तो हमारे आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर से 50 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। हो सकता है कि आपको लाइव क्लास नहीं मिले, ऐसे ही अपलोडेड वीडियो मिले, लेकिन आप इसमें अपने जो है क्वेश्चन के आंसर को चेक जरूर करिएगा, क्योंकि उसी टाइम पर मैं इसको सेंड करूंगी। ठीक है, तो आपको हो सकता है लाइव भी मिले, और नहीं मिलती है तो भी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे तक अपने आंसर जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद। और मिलते हैं कल की क्लास में फिर से रात 10:30 बजे। आप सभी का सब प्यार सहयोग ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। सभी को एक बार फिर से गुड नाइट, शुभ रात्रि।